श्री पीएल पुनिया जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोल दिया, मानता नहीं है, बोलना दो। इस महत्वपूर्ण विषय पर, मांगों पर समर्थन देने के लिए मुझे समय दिया, अवसर कृपया प्रदान बैठ किया। जाइए, समाप्त करें। ग्राम विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचता है। पहले केंद्रीय बजट पेश होता था तो उस समय केवल आपका कॉर्पोरेट रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है और उद्योगों में ही माननीय सदस्य, आपका और रिकॉर्ड में आकांक्षा नहीं जा होती रहा थी। है, आपका लेकिन रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। जब से मन यूपीए सदस्य, सरकार आई है तब से केंद्रीय बजट की धमक आपका रिकॉर्ड में गांव-गांव नहीं में, जा रहा है। गली-गली माननीय तक पहुंचती सदस्य, दिन भर बोलिए। नहीं जाएगा, क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। पुनिया जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों के समर्थन करने के लिए ग्राम विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचता है। पहले जब केंद्रीय बजट पेश होता था तो केवल उद्योगों में, व्यापारियों में ही कहीं हलचल होती थी, लेकिन जब से यूपीए सरकार बनी है, पहली और उसके बाद अब दूसरी, तो जन जन में उसका संदेश पहुंचता है। जन जन तक उनके क्रांतिकारी जो योजनाएं वो पहुंचती हैं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में 70% जनसंख्या गांव में रहती है। 6,27,000 गांव हैं और इनका मुख्य पेशा कृषि है। असली भारत वही है, 70% भारत वहीं रहता है। और अगर वो 70% भारत का विकास नहीं होता, अगर 70% भारत आगे नहीं बढ़ता तो पूरा देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये एहसास यूपीए सरकार ने किया और इसी को लेकर अनेक ऐसी क्रांतिकारी योजनाएं, भारत निर्माण योजना के अंतर्गत अनेक फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हमने शुरू किए। इंडिया शाइनिंग वाले लोग इस बात को कभी नहीं समझ सके। जब इनका प्रचार चरम सीमा पर था तो हिंदुस्तान के लोग ये सोच रहे थे कि किस देश की बात कर रहे हैं। 70% लोग जो गांव में रहते हैं वो इस पसोपेश में थे कि ये विज्ञापन चल रहे हैं इनके, ये किसके बारे में हैं। और आप देख ही रहे हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ। मैं मानता हूं कि भारत ने बहुत तरक्की की है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ने जो दर्शन दिया था, उससे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर वो आज विश्व में एक ख्याति प्राप्त है, अग्रणी श्रेणी में देश है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज हो, सब में हम अग्रणी हैं। हमें गर्व है इस बात का कि हिंदुस्तान ने ये तरक्की की है। लेकिन जो इंडिया और भारत में जो अंतर है, जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अंतर है, उसको पाटने का प्रयास पहले कभी नहीं हुआ जो अब इस समय हो रहा है। आज गांव में सड़क नहीं है जो शहरों में है। आज गांव में बिजली नहीं है जो शहरों में है। आज गांव में अस्पताल नहीं है जो शहरों में है। आज अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है जो शहरों में है। उस दूरी को पाटने के लिए क्या किया जाए, इस पर मंथन यूपीए सरकार ने किया और हमारा ग्राम्य विकास मंत्रालय उसमें सबसे अग्रणी है।
इस अंतर को मिटाने के लिए अनेक अनेक योजनाएं बनाई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण महात्मा गांधी नरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय पेयजल मिशन, इंदिरा आवास आदि मुख्य हैं। और इन योजनाओं के लिए 66,100 रुपया का प्रावधान किया है। और यदि इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज को शामिल कर लिया जाए 10,000 की धनराशि, तो ये 76,100 करोड़ रुपए की धनराशि हो जाती है। इसमें मनरेगा को 40,100 करोड़, SGSY के लिए 2,984 करोड़, इंदिरा आवास के लिए 10,000 करोड़ और प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत दिनों से इस पर विवाद और चर्चा हो रही थी। BPL सूची के सर्वे करने के लिए 162 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। दूसरे जो इसमें विभाग हैं, भूमि संसाधन विभाग, कृषि योग्य भूमि जो गैर उपजाऊ बंजर भूमि, जो हमारे तूफानी सरोज जी कह रहे थे कि कोई ऐसी योजना ही नहीं है जो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर उसका उपयोग किया जा सके, तो ये योजना है जिसमें इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है और इसके लिए 2,660 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस मांगों में किया गया है। शुद्ध पेयजल आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज गरीब को शुद्ध जल भी उपलब्ध नहीं है गांव में, और यही जो अशुद्ध जल का इस्तेमाल करते हैं अनेक अनेक बीमारियों की जड़ है। इसके लिए 10,580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण पेयजल के लिए 8,100 करोड़ रुपया और टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम के लिए 1,422 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, हमारे साथियों ने बताया, और ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी योजना है। मैं समझता हूं कि विश्व में कोई ऐसी योजना नहीं है जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिटीजन्स को रोजगार का अधिकार देता हो। 100 दिन का रोजगार के अधिकार की बात कही गई है। 100 दिन का गारंटीड रोजगार ये सरकार की जिम्मेवारी है और उसको अधिकार है। ये बताया गया कि 100 दिन बहुत कम है। मेरा ये मानना है, जो मैंने अध्ययन किया है, कि 160 दिन, लगभग 160 दिन आदमी मजदूर खेती में काम करता है, जो खेती ऑपरेशन, खेती के अवसर होते हैं, तो इस तरह से 260 दिन तक का रोजगार की गारंटी अपने हो जाती है। और उसके बाद अभी जो 100 दिन का सभी को रोजगार मिलने भी नहीं लगा है, लोग बाग उसको उपलब्ध भी नहीं कर पाए हैं। अगर आगे जरूरत पड़ती है तो मैं समझता हूं कि इसका औचित्य होगा इसको आगे बढ़ाने का। 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और 100 दिन प्राप्त करने वालों की संख्या 60 लाख है। ये एक चिंता का विषय है। ये क्या कारण है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कामगारों को 51.40% उसमें हिस्सा है, भागीदारी है, और महिला कामगारों को प्रतिशत 47.81% है। और मनरेगा द्वारा दिए जाने वाले रोजगार के प्रति परिवार रोजगार के औसत 52 दिनों का मिला है। वेज कंपोनेंट 67% है और मटेरियल कंपोनेंट 27% है। ये एक वाकई बहुत क्रांतिकारी योजना है जिसमें 100 दिन का रोजगार निर्धारित है। और इसमें जो विशेष जो प्रभाव पड़ा है कि मजदूरी, कम से कम मजदूरी 100 रुपया निर्धारित करने से जो गांव में, आसपास में, शहर में मजदूरी की दर बढ़ गए। जो गरीब आदमी को जो मजदूरी मिलती थी उसमें दर बढ़ गई और अब वो अपनी मजदूरी को नेगोशिएट कर सकता है। वो कह सकता है कि इससे कम मजदूरी पे मैं नहीं जाऊंगा। तो ये उनका एक अच्छा प्रभाव इसकी वजह से पड़ा है। ये भी कहा गया कि ये सिर्फ रोजगार देने की बात है, कच्ची मिट्टी का काम होता है, ये बात नहीं है। जो स्थायी संपत्तियों का सर्जन भी इसके उद्देश्यों में अब सम्मिलित है। और मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामीण सड़कों में
फ्लड कंट्रोल में, वाटर कंजर्वेशन में, ड्राउट प्रूफिंग में, लघु सिंचाई योजनाओं में 43,61,000 योजनाओं पर काम शुरू हुआ नरेगा के माध्यम से, और उसमें से 19,52,000 काम पूरे किए जा चुके हैं। ये नरेगा का लाभ केवल रोजगार देना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय निर्माण में, स्थायी संपत्तियों के निर्माण में भी उन्होंने अपनी सहायता दी है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, अभी हमारे मुंडे जी कह रहे थे, मुंडे जी को गांव की कोई जानकारी नहीं है। ये इंडिया शाइनिंग वाले लोग हैं। ये हम बताना चाहेंगे, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं। इन्होंने बताया, इन्होंने आपकी भाजपा से बहुत सांठगांठ है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं कि हर बार में कूदा जाए, हर बार में कूदा जाए, ये कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया शांत रहे, बोलने दीजिए। हो गया। इन्होंने, मुंडे जी ने कहा कि इंदिरा आवास में 35,000 रुपया बढ़ा दिया गया है उसके लिए, और 38,500 ग्रामीण क्षेत्र में। ये वास्तव में 45,000 रुपया है, और पहाड़ी क्षेत्र में 48,500 है। और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी गांव में रहता है, ये जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी वो कर लें कि आम आदमी गांव में रहता है, और तभी हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इतनी क्रांतिकारी योजनाएं लाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएमजीएसवाई में प्रायोरिटी पता नहीं अब बदल गई है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2002 में जानकारी कर लीजिए, आप लोगों को जानकारी नहीं है, आप इंडिया शाइनिंग वाले लोग हैं। 2002 में कोर नेटवर्किंग जो हुई थी, उसी के आधार पर, कृपया समाप्त करें। उसी के आधार पर सड़कें 2002 में बनी थी। और आज हम इससे त्रस्त हैं। हमने मांग की है, बार मांग की है कि ये जो रूरल कोर नेटवर्किंग है, इसमें तब्दीली की जाए, क्योंकि आज इस समय 2002 में क्या परिस्थितियां थी, आज क्या परिस्थितियां हैं। बहुत सी सड़कें खराब हो चुकी हैं, बहुत से रास्ते नए बने हैं, कुछ मिट्टी के काम हुए हैं, तो उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और हमने मंत्रालय से बराबर अनुरोध किया है कि उस कोर नेटवर्किंग में परिवर्तन किया जाए। तो ये आप ही की बनाए हुए, वो कहते हैं कि उसमें प्रायोरिटी कुछ बदल दी गई है। मैं समझता हूं कि प्रायोरिटी नहीं बदली है। प्रायोरिटी बदलने की उसमें आवश्यकता, जो हमारी आवश्यकता है, उसके हिसाब से भी विचार करना जरूरी है। और इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे ग्रामीण बेरोजगारों के लिए कोई योजना ही नहीं है, कोई योजना नहीं है कहते हैं। और ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किसके लिए है? ये गांव के लिए है। स्वयं सहायता समूह बनाकर सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा इसमें अनुदान दिया जा चुका है। 20,000 करोड़ से ज्यादा इसमें ऋण दिया जा चुका है। ये जानकारी होना चाहिए। इंडिया शाइनिंग वाले लोग ये जान लें कि ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे कैसे सहायता पहुंचाई जा सकती है। पीएमजीएसवाई कृपया समाप्त करें। आप नहीं जानते इसको। शांत रहिए, चलिएगा, आपको दिखाऊंगा। शांत रहिए, बोलने दीजिए ना। चलिएगा, दिखाऊंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ और क्या मैं देखता हूँ। प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई के बारे में 2010-11 में 11,000 आबादी 35,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मैंने जैसे निवेदन किया था कि रूरल कोर नेटवर्क, उसमें कहीं आवश्यकता हो उसमें परिवर्तन करके, मेहरबानी करके जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उसका भी लिहाज रखा जाए, कुछ सड़कें बनाने पर विचार किया जाए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जो सड़कें बन रही हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, पता नहीं किस तरह से कौन सी प्रक्रिया है ठेकेदार नियुक्त करने की, वो सड़कें अभी से टूटनी शुरू हो जाती है। आगे आगे सड़क बन रही है, पीछे पीछे सड़क टूटती जाती है। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसमें विशेष प्राविधान किया जाना चाहिए, और उसमें आरसीसी की रोड बननी चाहिए, जहां पर हर साल बाढ़ आती है, और ये बिटुमेन वाले जितनी सड़कें हैं वो टूट जाती हैं। तो इसलिए उस क्षेत्र में खास तौर से मैं अपने बाराबंकी क्षेत्र की बात कहना चाहूँगा
उसमें सूरतगंज ब्लॉक है, रामनगर ब्लॉक है और सिरोली घोसपुर ब्लॉक है, उसमें हर साल बाढ़ आती है। घाघरा की बाढ़ से वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो उस एरिया में पूरी तरह से आरसीसी रोड बननी चाहिए। ये मेरा समाप्त करें मानवर। मैं तो अभी ये मुझे डिस्टर्ब करते रहे। बस मैं समापन कर रहा हूँ, बस थोड़ा समय दे दे। सामने घड़ी है भाई, ऐसे हम नहीं बोल रहे। सामने घड़ी रखा तो हुआ है। असली बात करना पड़ेगा नहीं हम लोग को। महात्मा गांधी, आपका टाइम मुझे दे दिया आपने, बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ मैं आपका। घड़ी को किनारे करना पड़ेगा। महात्मा गांधी नरेगा के बारे में बताना चाहूंगा कि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार बहुत है। आज ये कहा जाता है मांग पर आधारित है, लेकिन जो जॉब कार्ड बहुत से लोग जो चाहते हैं उनको जॉब कार्ड नहीं मिले हैं, और जो जॉब कार्ड मिले हैं, जिनको जॉब कार्ड मिले हैं, वो प्रधान या अपने घर पर रखा है या पंचायत सेक्रेटरी अपने घर पर रखा है। इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर लोगों को जानकारी नहीं है कि किस तरह से जॉब कार्ड मिलने का उनका अधिकार है, किस तरह से जॉब कार्ड मिलने के बाद किस तरह से वो काम ले सकते हैं, क्या अधिकार है, किस तरह से वो अगर उनको काम ना मिले तो किस तरह से उनको भत्ता मिलने का अधिकार है। ये प्रोसीजर है। हालांकि मैं आभारी हूं आपका मंत्रालय का कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4% से बढ़ा के 6% कर दिया, लेकिन फिर भी जो प्रचार होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जो जागरूकता लोगों में की जानी चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें। मैंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि सब महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत समाप्त होता है ना, और बहुत सी जगह बात नहीं हो रही है, दिए गए हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा काम हुआ है और ज्यादा पैसे निकाल लिए गए। चेक से आपने भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई, लेकिन उससे प्रधान ले जाता है लोगों को, चलिए चेक पैसे निकलवा लाएं, और वहां पर पैसे खुद ले लेता है, थोड़े बहुत पैसे उनको दे देता है। तो इसके ऊपर भी कुछ न कुछ लगना चाहिए। हैंडपंप योजना के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी हैंडपंप लग रहे हैं वो बहुत हल्के कम निचाई पर लग रहे हैं, तो उस पर विशेष नजर रहनी चाहिए। और मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया, अब ये जोर रहेगा पाइप्ड वाटर सप्लाई की तरफ। बड़ी अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन गांव में पाइप्ड वाटर सप्लाई के लिए बिजली कहाँ है? इसलिए मेरा अनुरोध है, ऐसी व्यवस्था करें कि जो सोलर पंप उसके साथ लग जाए तो हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो जाए। बीपीएल सूची के बारे में बताना चाहूंगा। मैं बधाई देना चाहूंगा कि 162 करोड़ रुपया का प्राविधान इसमें बजट में किया है। इसके माध्यम से पहले 2002 में ये सूची बनी थी। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, अपात्र लोग उस सूची में हैं, और जो पात्र लोग हैं वो बाहर हैं। अब इस झंझट में हम ना पड़े कि तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी क्या कह रही है, हम इसमें ना झंझट में पड़े। माननीय सदस्य समाप्त करें। एनसी सक्सेना कमेटी क्या कह रही है, माननीय सदस्य समाप्त करें। मान्यवर बस बता दीजिए कितना देर तक बोलना है, तो कर लेंगे। 2.5 मिनट नहीं लूंगा। नहीं, कितना मिनट बोलना है बता दीजिए। योजना आयोग भी ये उनकी झंझट में ना पड़े। मेरा अनुरोध है कि जिसका कच्चा घर है और जो इंदिरा आवास जिसको मिला है उसको हटाते हुए जिसका कच्चा घर है सभी को बीपीएल सूची में रखना चाहिए। नहीं तो ये झंझट चलता रहेगा। कोई कैलोरी की बात करता है, कोई सैलरी की बात करता है, इसी झंझट में समय निकल जाएगा और ये बीपीएल सूची नहीं बनेगी। अब फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, जितनी योजनाएं हमारी हैं वो बीपीएल लिस्ट से जुड़ी हुई हैं, इसलिए बीपीएल सूची सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर सबसे जोर दे के जिसके कच्चे घर हैं उसमें करना चाहिए। बुंदेलखंड में जो पैकेज दिया हम आभारी हैं। पहले भी पूर्वांचल निधि, बुंदेलखंड निधि वो दिए जाती रही है, लेकिन उसका जितना समय लिया वो खत्म हो गया। छोटी छोटी सड़कें, खड़ंजे, नाली, जितना समय अधिक लिया वो समाप्त हो गया। जिस उद्देश्य के लिए गया था वो उसमें पूरा नहीं हुआ। मान्यवर, एक मैं और कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जिसका हमारे डॉक्टर बलराम जी ने उद्देश्य किया, ये सही है। अंबेडकर ग्राम में काफी पैसा खर्च हुआ, लेकिन आज अंबेडकर ग्राम में कोई काम नहीं हो रहा। 10 लाख रुपया प्रति ग्राम बहुत कम है। मैं कहता हूं बहुत कम है, लेकिन 10 लाख है तो उस 10 लाख का इस्तेमाल करें।
वो 10 लाख का इस्तेमाल करें कि उससे कुछ भी काम हो सकता है। कोई भी क्रिटिकल गैप डेवलपमेंट में है उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम इस योजना को लागू नहीं करेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है।